हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील, आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री को और उसका कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ज्ञात किया था कि किसी अभिक्रिया की अर्धायु को कैसे ज्ञात किया जाता है, और आज वहीं से टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी का, वो है 4.4, जिसको हम कहते हैं छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, और इसे इंग्लिश में सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। अब आगे शब्द लग गया छद्म। छद्म का अर्थ क्या होता है? छद्म मतलब जो भ्रम उत्पन्न करने वाला हो, अर्थात एक ऐसी अभिक्रिया जो है तो प्रथम कोटि की, लेकिन वो प्रथम कोटि की दिखती नहीं है, हमें लगती नहीं है। जब अभिक्रिया घटित होती है तो पता नहीं चलता शुरू में कि ये प्रथम कोटि की है। जब हम उसमें फॉर्मूले लगाते हैं, उसको देखते हैं, तब पता चलता है अरे ये तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो पहले लिखते हैं इसकी परिभाषा और फिर समझते हैं इसको डिटेल में। काफी आसान सा टॉपिक है। हम लिखते हैं एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जो देखने में प्रथम कोटि अभिक्रिया ना लगे लेकिन वह प्रथम कोटि अभिक्रिया हो। ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इसमें दो में से एक अभिकारक की मात्रा अत्यधिक ली जाती है। तो हमने कहा वह प्रथम कोटि अभिक्रिया हो, लेकिन वह प्रथम कोटि अभिक्रिया हो। ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। तो ये प्यारे बच्चों, हमने इसकी डेफिनेशन तो लिख ली। आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। साफ लिखा है, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो दिखती ऐसे है कि वो प्रथम कोटि की न हो। और उसका मूल कारण क्या है वो हमने ब्रैकेट में लिखा है कि इन जो दो अभिकारक हैं, इसमें दो में से एक अभिकारक की मात्रा अत्यधिक होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो या बहुत ज्यादा ली जाती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को छद्म कोटि अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी ने दिया है काफी अच्छा दिया है, और वहीं से हम क्या करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल में लेते हैं, हमने एक लिया एथिल एसीटेट, और इसकी क्रिया करा रहे हैं जल के साथ। तो अभिक्रिया कैसे लिखेंगे? CH3COOH, थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, हमें इधर जगह की आवश्यकता पड़ेगी। CH3COOC2H5 प्लस जल से क्रिया करी H2O। इससे हमारा जो तैयार हुआ वो एसिडिक अम्ल तैयार हुआ CH3COOH, और साथ में हमारा तैयार हो गया एथेनॉल C2H5OH। तो हमने कहा ये एसिटिक अम्ल हो गया, ये जल हो गया आपका। यहां पर हमारा हमने कहा एसिटिक अम्ल तैयार हो गया, और ये हो गया एथेनॉल। तो ये हमने रिएक्शन इसमें लिख ली। अब इस रिएक्शन में यदि आप सामान्यतः देखेंगे तो ये हमारी रिएक्शन आपको लगेगा ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, द्वितीय कोटि की है। अब आप कहोगे सर कैसे? मैंने आपको पीछे इसी चैप्टर में एक बात समझाई थी, प्राथमिक अभिक्रियाओं के बारे में समझाया था। ऐसी अभिक्रियाएं जो एक स्टेप में पूर्ण हो जाती प्राथमिक अभिक्रियाएं कहलाती। और प्राथमिक अभिक्रियाओं कि हमने वहां अणुकता ज्ञात करना आपको बताया था।
अणुकता मतलब कितने मॉलिक्यूल, कितने अणु उसमें भाग ले रहे हैं अभिक्रिया में, अभिकारकों के, ध्यान रखिएगा अभिकारकों के। तो यहां देखिए एक तो इसका अणु हो गया और एक इसका अणु हो गया, तो टोटल कितने अणु हो गए? 2। इसका मतलब इसकी अणुकता कितनी हो गई? 2। और हमने कहा था प्राथमिक अभिक्रियाओं की जो अणुकता होती है वही उसकी हम कहते हैं अभिक्रिया की कोटि के बराबर होती है, यानी कि इसकी अणुकता यदि 2 है तो इसकी कोटि भी क्या होगी? 2। ये लग तो ऐसा रहा है, लेकिन जब हम इसमें कंडीशन लेते हैं कि H2O की मात्रा अत्यधिक है, H2O की मात्रा अत्यधिक है। अब इस अत्यधिक मात्रा को लेने पर क्या फर्क पड़ेगा, इसे हम समझते हैं। हमने कहा एथिल एसीटेट की जब हमने कहा समय T बराबर 0 था, यानी कि प्रारंभ में एथिल एसीटेट की जो मात्रा थी वो हमने ली 0.01 मोल, और उसी क्षण जल की जो मात्रा ले ली वो हमने ले ली 10 मोल। तो एथिल एसीटेट और H2O दोनों हैं अभिकारक, और ये जो एसिटिक अम्ल और एथेनॉल बने हैं यह दोनों हैं उत्पाद। हमें उत्पादों से कोई मतलब नहीं है। यहां पर जो हम चर्चा करेंगे वो हम अपनी फोकस करेंगे किसमें? अभिकारकों के रूप में। तो हमने कहा प्रारंभ में ये थे, इनके यदि माने कि इनके क्या क्या रहे होंगे तो प्रारंभ में इसकी मात्रा भी 0 रहेगी, इसकी मात्रा भी 0, क्योंकि T बराबर 0 का अभी अभिक्रिया शुरू ही हो रही है, इसका अर्थ यह है। तो अभिकारक तो है लेकिन अभिक्रिया घटित नहीं हुई तो उत्पाद हो गए 0। अब दूसरी बात समझिए, जब समय हो जाए T, आप 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद अभिक्रिया को देख रहे हैं, तो उस क्षण मान लेते हैं ये पूरा एथिल एसीटेट परिवर्तित हो रहा है, यानी कि पूरा का पूरा अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है, तो इसकी मात्रा क्या होगी? हमने कहा 0। जितनी इसकी मात्रा उपयोग में आएगी उतनी इसकी मात्रा हमने कहा उपयोग में आएगी। दोनों 1:1 है, जिसको हम स्टिक्योमेट्री कोफिशिएंट कहते हैं, स्टिक्योमेट्री गुणांक कहते हैं। इसका 1 है, इसका 1 है, तो इसका 1 मोल यूज होगा तो इसका भी 1 मोल यूज होगा, तो इसका भी 1 मोल बनेगा तो इसका भी 1 मोल बनेगा। ये हमारा स्टिक्योमेट्री गुणांक होता है ना, 1 1 1 1। इसका अर्थ है इसका 1 मोल लेंगे तो इसका भी 1 मोल लेंगे, इससे इसका 1-1 मोल बनेगा। पहले भी हम बता चुके हैं ये चीजें। तो हमने कहा ये 0 बच गया, ये 0 बच गया मतलब इसका 0.01 मोल खत्म हो गया, उपयोग हो गया, उत्पाद में बदल गया। तो इसका भी कितनी मात्रा जाएगी? 0.01 मोल। तो लिखेंगे 10 - 0.01 मोल, इतना इसमें भी चले गया। तो ये कितना बचेगा? ये कितना बनेगा? 0.01 मोल, और ये भी बनेगा 0.01 मोल। इतने बच गए, इतने ये उत्पाद होंगे। तो इसका कितना शेष बचा? इसका शेष बचा 9.99 मोल। ये शेष बच गया किसका? जल की मात्रा इतनी रहेगी। अब यदि इस अभिक्रिया का हम वेग ज्ञात करें तो देखिए वेग हम लिखते हैं, अभिक्रिया का वेग बराबर एक कांस्टेंट जिसको हम यहां k' ले रहे हैं। हम k भी ले सकते थे, लेकिन यहां पर जैसे एनसीईआरटी कर रही है हम वैसे ले रहे हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा यदि आप k भी ले लेंगे, बस क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, बाद में एक चीज दूसरे के रूप में परिवर्तित दिखेगी आपको। तो फिलहाल आप इसको समझिए, फिर देखते हैं। हमने कहा वेग बराबर क्या है? k', और साथ में हमारा आ जाता है पहला उत्पाद CH3 COO C2H5, और दूसरा पहला अभिकारक, और फिर आएगा दूसरा अभिकारक। दूसरा अभिकारक क्या है? H2O। ये है। अब यह समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि जब अभिक्रिया घटित हुई तो हम देखते हैं एथिल एसीटेट तो बाद में T समय बाद पूरा 0 हो गया, ये तो पूरा कंज्यूम हो गया। और जो जल है वो जल पहले 10 मोल था, उसके 10 मोल थे, बाद में उसके 9.99 मोल रह गए, यानी कि उसकी मात्रा में कोई भी ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसकी मात्रा हमने अत्यधिक ली थी इसकी तुलना में। तो हम कह सकते हैं जल की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आया, ये लगभग पहले के बराबर है। इसलिए अभिक्रिया शुरू होने से पहले भी जो इसकी मात्रा थी 10 मोल, और अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद भी जो इसकी मात्रा बच गई 9.99 मोल, वो एक दूसरे के लगभग बराबर हैं। इसका अर्थ है कि यह क्या है? H2O का मान कांस्टेंट है, नियत है। इस बात को समझ करके हम क्या करते हैं, इस अभिक्रिया में ये k' भी एक नियतांक होता है और H2O भी हमने कहा एक नियतांक है। तो ये पूरा का पूरा पद, ये तो कांस्टेंट है, ये भी क्या हमारा क्या है? एक नियतांक।
ये भी क्या है, नियतांक है, इसके मान में परिवर्तन नहीं आया भाई प्यारे बच्चों पूरी अभिक्रिया के दौरान। तो हम कहते हैं यदि K बराबर मैं ले लूं K डैश इंटू H2O के, तो हम इसका मान यदि यहां पर रखें तो वेग का सूत्र हो जाएगा, इसकी जगह यदि रखें इन दोनों की जगह तो ये आ जाएगा K और साथ में आ जाएगा CH3 C2H5। और यहां से हम देखें कि ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, तो इसकी घात कितनी है, वहां पर 1 है, तो इसलिए कहेंगे अतः अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, प्रथम कोटि की है। यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। तो आप कह रहे होंगे कि सर यहां पर क्यों नहीं लगी आपको प्रथम कोटि की, तो प्यारे बच्चों इसलिए नहीं लगी कि यदि यहां पर ये H2O की मात्रा आप अत्यधिक न लेते, इसकी मात्रा 0.01 थी, इस वाले की मात्रा यदि 0.02 ले लेते तो इस अभिक्रिया की कोटि 2 हो जाती, क्योंकि H2O की मात्रा में परिवर्तन होता। यदि इसकी मात्रा कम थी 0.2 से 0.1 घटता तो उसका आधा जो मात्रा थी वो प्रयोग में आ जाती, लेकिन यहां पर तो बहुत कम मात्रा प्रयोग में आई जिससे उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ लास्ट में, इसलिए हमने इसको क्या रखा है, नियतांक रखा है। इसीलिए इस डेफिनेशन में यहां लिखा गया है कि इसमें 2 में से एक अभिकारक की मात्रा अत्यधिक ली जाती है। तो मुझे लग रहा है यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ठीक ऐसा ही एक एग्जांपल यहां पर आपने ये ध्यान रखना है, इस वाले फार्मूले को ध्यान रखना है कि यहां कांस्टेंट जो नया कांस्टेंट है K, वो K डैश इंटू H2O के बराबर है। ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में आपको इस फार्मूले की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। अब यहां पर एक और एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया है। एनसीईआरटी में कहा गया है कि यदि हम दूसरा एग्जांपल लें जिसे हम कहते हैं केन शुगर, यानी कि इच्छु शर्करा जिसे हम कहते हैं, तो इच्छु शर्करा का एग्जांपल है जिसे हम कहते हैं C12H22O11। इसकी भी यदि जल के साथ हम कह सकते हैं क्रिया कराई जाए तो क्या होगा, ये जो हमारा बनता है 2 चीजें बनती हैं, एक बनता है C6H12O6, फार्मूले दोनों के सेम है, और दूसरा भी बनता है C6H12O6। एक को हम कह देते हैं ग्लूकोज और दूसरे को कह देते हैं फैक्ट्रोज। यहां पर भी आप देखेंगे तो जल की मात्रा क्या है, अत्यधिक। जल की मात्रा अत्यधिक है, जल की मात्रा कम नहीं है, काफी ज्यादा है, अत्यधिक है। तो यह अभिक्रिया भी हमारी क्या है, छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया है, क्योंकि इस अभिक्रिया में भी आप देखेंगे ठीक इन्हीं स्टेप को फॉलो करेंगे तो हम कहेंगे जो वेग हमारा निकल के आएगा वो आ जाएगा K और ये आएगा C12H22O11, जहां K बराबर होगा K डैश और साथ में आएगा H2O, इसके बराबर आएगा। ठीक यही स्टेप फॉलो करना है आपने, तो लास्ट के ये 2 रिजल्ट हमारे को यही मिल जाएंगे। तो ये अभिक्रिया भी कौन सी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, लेकिन दिखती नहीं है स्टार्टिंग में, इसलिए इसे कहते हैं छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो हमने कहा यह भी क्या है, यह अभिक्रिया यहां लिख लीजिए छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया है, और यह भी हमारी क्या है, छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया। मूल बात को बस आपने समझना है कि एक इसमें कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये प्राथमिक अभिक्रिया होनी चाहिए, यानी कि ये एक स्टेप में पूरी होनी चाहिए। छदम कोटि अभिक्रिया जब आप बात करेंगे तो पहली कंडीशन ये प्राथमिक अभिक्रिया होनी चाहिए, पहले स्टेप में इसको पूर्ण होना चाहिए, एक से ज्यादा स्टेप पे पूर्ण हो। सेकंड बात, जो अभिकारक ले रहे हैं उनमें से एक अभिकारक, 2 में से एक अभिकारक क्या है, वो इस प्रकार का है कि उसकी मात्रा अत्यधिक है। चाहे यहां पर भी H2O की मात्रा अत्यधिक थी, यहां पर भी हमने अत्यधिक ले ली, तो इसके कारण दूसरा अभिकारक है अत्यधिक के अलावा वाला, वह तो उत्पाद में बदल गया, लेकिन जो अत्यधिक मात्रा है जिस अभिकारक की, उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई ज्यादा इतना कम परिवर्तन आएगा कि वो हम कह सकते हैं उसको नोटिस करने लायक नहीं है। तो इसलिए इसको हम मान लेंगे कांस्टेंट, और कांस्टेंट किसके बराबर होगा, जो हमने कहा जहां पर K बराबर K डैश, ये K बराबर K डैश H2O के बराबर होगा, और हम कहेंगे कि ये हमारा क्या रहेगा, H2O का मान कांस्टेंट रहेगा, जिससे हमें अभिक्रिया का वेग का फार्मूला मिलेगा K C12H22O11 के बराबर, और यहां पर K बराबर
ये CH3COO C2H5, यहां से हमें पता चलता है ये वास्तव में प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसलिए इन्हें छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। तो मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। एक ही चीज को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बहुत बार मुझे भी ऐसा लगता है कि इतनी बार मैं क्यों करता हूं रिपीट, फिर समझ में आता है, ये बात ध्यान आती है कि हो सकता है कुछ बच्चों को भी समझ में ना आए, मैं एक बार और बोल देता हूं। तो मुझे लग रहा है अब तो आपको समझ में आ गया होगा। आप नोट कीजिए, फिर हम इसके बेस्ड में जो एग्जाम्पल है एक, उसे सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक के बेस्ड में जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है, अब हम उस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये जो एग्जाम्पल है वह नए पब्लिकेशन की 2020-21 की जो नई बुक आई है उसमें नहीं है, लेकिन इससे पहले पब्लिकेशंस की जितनी भी बुक्स हैं उसमें ये अवेलेबल है। तो हम क्योंकि उसी बुक को फॉलो कर रहे हैं, पुरानी बुक को, तो हम इस एग्जाम्पल को आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि इसको आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल हमारा है 4.9। इसके अनुसार मेथिल एसीटेट के जलीय विलयन में जल अपघटन का अध्ययन सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा मुक्त एसिटिक अम्ल के अनुमापन द्वारा किया गया। विभिन्न समय अंतरालों पर एस्टर की सांद्रता निम्नलिखित है। तो सांद्रता क्या दे दी? सबसे पहले सांद्रता दे दी T, जो कि किस में है? मिनट में है। और यहां पर हमारे को दूसरा हमारे को दे रखा है, यहां पर सांद्रता दे दी एथिल एसीटेट की, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और जिन्होंने सांद्रता को प्रदर्शित किया है मोल पर लीटर, यानी कि जिसे हम कहते हैं मोलरता, इसके रूप में दिया हुआ है। अब ये क्या क्या मान दे रहे हैं? जब समय है 0 और ये मिनट में है तो ये आ गया 30, फिर 60, फिर 90, 0, 30, 60, 90। तो सांद्रता क्या क्या इन्होंने दे रखी है? ये दी है 0.8500, दूसरे में दी है 0.8004, तीसरे में दी है इन्होंने 0.7538, और चौथे में दी है 0.7096, इतनी दी है। अब क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं यह दर्शाइए कि अभिक्रिया छदम प्रथम कोटि की है। हमें शो क्या करना है? ये जो अभिक्रिया है ये छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ये हमें प्रूफ करना है, पहली बात। साथ ही क्या कह रहे हैं? क्योंकि अभिक्रिया होते समय जल की सांद्रता स्थिर है 55 मोल पर लीटर, यानी कि जो जल की सांद्रता है H2O की सांद्रता वो हमारी है 55 मोल पर लीटर है, और ये क्या है? स्थिर है, कांस्टेंट है। तो अब साथ में क्या कह रहे हैं कि इस समीकरण में K डैश का मान क्या है? और समीकरण हमारे को क्या दे दी इन्होंने? समीकरण दिया है वेग बराबर K डैश, और साथ में हमारे को दे दिया CH3COO मेथिल एसीटेट, और साथ में यहां पर दे दिया है H2O। ये इस प्रकार से हमें क्या करना है? इस प्रश्न को प्यारे बच्चों हल करना है। तो कैसे करेंगे? अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा जो इससे पहले मैंने आपको छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया बताई थी, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको पता है K डैश और H2O, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वेग बराबर K, और साथ में लिख सकते हैं CH3COO ऐसे लिख सकते हैं, जहां K बराबर है K डैश और साथ में हमने लिख लिया H2O। ये फार्मूला हमने पहले भी देखा था डेरिवेशन के समय पे। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारा काम है कि हमें यदि K डैश की वैल्यू चाहिए तो H2O यदि ऐसे ब्रैकेट में होता है, ये इसका अर्थ होता है उसकी सांद्रता। कोई भी हमारे पास अभिकारक हो, जब उसे बॉक्स के अंदर ऐसे बंद करते हैं तो इसका अर्थ है ये उसकी सांद्रता को प्रदर्शित कर रहा है। तो K डैश का मान निकालना है तो आपको सांद्रता पता होनी चाहिए। यह सांद्रता हमको प्रश्न में दी हुई है, ये 55 मोल पर लीटर है। दूसरा, आपको यदि K का मान पता चल जाए तो K डैश बराबर हो जाएगा K अपॉन H2O। तो K का मान आपको पता हो तो आप K डैश ज्ञात कर सकते हैं। अब K का मान कैसे ज्ञात करेंगे? हम जानते हैं चूंकि K बराबर हमारा होता है 2.303। अब ध्यान रखने का, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए है। अभिक्रिया के वेग जो इससे पहले के वीडियोस में हमने आपको बताया था,
2.303 अपॉन टी लॉग, यहां बेस 10 है क्योंकि यहां 2.303 आ गया, और ये था आर नॉट अपॉन किसके बराबर था, आर के बराबर था। अब हम सबसे पहले ये जो हमारा पहला डाटा है, इस डाटे के लिए वैल्यूज पुट करेंगे। तो पहले लिखते हैं फर्स्ट के लिए, जब आर नॉट का मान कितना है, सांद्रता हमको ये दे रखी है, इन दो डाटाओं का हम यूज करेंगे। तो आर नॉट का मान कितना है 8500, 0.8500, ये है मोल पर लीटर। और सेकंड हमारे को दे रखा है आर की वैल्यू। इस आर की वैल्यू क्योंकि समय है ये वाला, ये हमारे पास टी देखेंगे 30 मिनट बाद का समय है, प्रारंभ का 0 है, 30 में से 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30 मिनट। पहले डाटा पे हम ध्यान दे रहे हैं, तो ये 30 मिनट आएगा, तो टी का मान तो 30 मिनट है। तो यदि ये R0 है, ये R0 है, तो इसका मान क्या होगा, R के बराबर होगा, ये R के लिए होगा। तो इस R का मान है 0.8004 मोल पर लीटर के बराबर होगा। ये दो चीजें मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गई होगी। अब इन दोनों के मान, और साथ में हम कह रहे हैं क्या है, टी का मान कितना है 30 मिनट, ये भी हमें पता है। ये तीनों मान यहां पर रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, k इजिकल टू 2.303 अपॉन 30, और साथ में आ जाएगा लॉग, यह आएगा आर नॉट का मान है 0.8500 बटे 0.8004। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इसमें यदि 30 का भाग दे तो हमारी वैल्यू निकल के आती है 0.767, और लॉग, और 0.8500 में 0.800 से 004 से भाग देते हैं तो वैल्यू निकल के आती है 1.062 के बराबर आती है। ये आपने ध्यान देना है। तो ये हमारे पास k की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका काफी आसान, कि लॉग का मान निकालना है तो 10 का मान आपने देखना है 6 पर और 2 पर। लॉग टेबल कहां है, आपकी ये एनसीईआरटी की बुक के सबसे पीछे की तरफ लॉग टेबल दी हुई है प्यारे बच्चों, सबसे पीछे ये लॉग टेबल दी है हमारी वाली बुक में। ये 282 पेज में या 283 पेज में है, यहां पर आप देखिएगा। तो 282 पेज में आप देखिएगा 10 का मान 6 में देखना है, तो मैं यहां लिख रहा हूं लॉग टेबल में 10 का मान 6 में। तो 10 का मान 6 में कितना आ जाएगा, हमारे को ये देख लें हम 0.253 नहीं, ये है हमारा है, इसको लिखेंगे 0.0253। और ये जो 2 है इसको डिफरेंस वाली टेबल में देखना है। डिफरेंस यानी कि इसी के आगे जो टेबल ये सिंगल बॉक्स की बनी हुई है उसमें देखना, डिफरेंस टेबल में 2 में। और इसका मान जो हमारा 2 का निकल के आया, ये हमारा निकल के आया 8, तो इसको यहां पर जोड़ देंगे 8 को लास्ट में। तो मान कितना निकल के आएगा 0.0, 8 जोड़ेंगे 8 और 3 11, ये 5 और 1 6 और 2 और 1 3, नहीं क्योंकि 8 और 3 11, 1 हासिल आ गया, 5 और 1 6 और 2 का 2, 261 आ गया। अब इस k की वैल्यू निकालते हैं, k इजिकल टू 0.0767 मल्टीप्लाई, इस पूरे का मान हमने निकाला है, लॉग का मान ये आया है 0.0261। इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों की जो मल्टीप्लाई करके आप आंसर आपका लगभग आएगा, वो आएगा 0.002031 इतने के बराबर आएगा। और इसको मैं यदि डेसिमल के रूप में लिखूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, इस डेसिमल को 3 खाने इधर ले जा रहा हूं, 1 2 3, तो ये आएगा 2.0361 गुणा 10 की घात -3। और इसी को मैं नियर अबाउट क्या लिख सकता हूं, k की वैल्यू को, ये हमारा आ जाएगा 2.036, दशमलव के 2 स्थानों तक निकालें तो 2.04 गुणा 10 की घात -3। और क्योंकि ये मिनट में है तो पर मिनट हमारा ये आंसर आएगा। तो k की वैल्यू हमने यहां पर निकाली है, k
कांस्टेंट की वैल्यू इस तरीके से, और वो हमारी वैल्यू कितनी निकल के आएगी 2.04 गुणा 10 की घात -3 पर मिनट, ऐसे आ गई। ठीक इसी प्रकार से आप इसकी भी निकालिएगा। कौन से डाटा लेकर के, ये दोनों डाटा या इन दोनों डाटा को मत लेना आप R0 तो यही लेना, एक R0 ये वाला ले लेना, ये वाला, और दूसरा डाटा ये वाला ले लेना, यानी कि ये R0 तो यही रहेगा। अब की बार R क्या हो जाएगा, ये वाला। फिर इसको सॉल्व करना तो K का, क्योंकि कांस्टेंट है, इसका मान लगभग इतना ही आएगा, यह आएगा 2.02 मल्टीप्लाई 10⁻³ पर मिनट, बल्कि 3 आएगा यहां पर। और फिर यहां पर निकालेंगे जब R लेकर के, तो मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.05 मल्टीप्लाई 10⁻³ पर मिनट। बहुत से बच्चों को लग रहा होगा सर ये क्या कर रहे हो आप। प्यारे बच्चों, जैसे मैंने पहला डाटा निकाला, इसमें R0 की वैल्यू ये रखी और R की वैल्यू ये वाली ली। कहां पर, इस वाले फार्मूले में, R0 और R। ठीक, ऐसे यदि आप बाकी डाटा भी निकालना चाह रहे हैं तो R0 की वैल्यू तो इतनी लेना जितनी दी हुई है। अब की बार R की वैल्यू दूसरा डाटा निकालते समय ये लेना, और यहां पर टाइम जो लोगे T वो लेंगे 60 मिनट, तो आपकी वैल्यू ये निकलेगी। फिर यहां पर टाइम 90 मिनट लीजिएगा और ये R वैल्यू लीजिए, तो आपकी वैल्यू ये आएगी। ये कहने का अर्थ है, एक मैंने करके दिखा दिया, बाकी दो डाटा आप खुद से कीजिएगा। तो कुल मिलाके कहने का अर्थ है, इन सब का एवरेज मान जो K का निकलेगा वो हम इतना ही ले सकते हैं जो अभी हमने निकाला है। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है K' की वैल्यू यहां पर, क्योंकि इसने क्या कहा था, K' हमें ज्ञात करना है। तो कैसे निकलेगा K', यहां पर निकालना है। हम लिखते हैं, चूंकि ये वाली समीकरण से देखिए K = है K' और H2O, तो यहां से K' बराबर आ जाएगा K/H2O। K की वैल्यू कितनी है, अभी निकाली हमने 2.04 मल्टीप्लाई 10⁻³ H2O का मान इन्होंने दिया है हमारे को, इसकी सांद्रता है 55 मोल पर लीटर, तो 55 मोल पर लीटर। जब डिवाइड करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी 3.64 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। इसको डिवाइड कर लीजिएगा, ये तो आसान है। और साथ में आप इसका यदि मात्रक लिखना चाहें तो मात्रक देखिए, K का मात्रक हमारा क्या होता था, ये होता था पर मिनट MIN, और साथ में इसका सांद्रता का मात्रक क्या होता था, मोल पर लीटर। अब ये डिवाइड में है तो लीटर ऊपर चले गया और मोल माइनस में आ गया। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, K' की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। आसान है, कैलकुलेशन खुद से भी आपको कुछ ना कुछ करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो आपको एक स्टेप इसलिए बता देता हूं कि बाकी सारे स्टेप सेम ऐसे ही होने, कैलकुलेशन आपको करनी। तो आप नोट कीजिए, फिर हम इसके बेस्ड में कुछ हम कह सकते हैं पाठ्यनिहित जो प्रश्न हैं हमारे, पीछे हमने कुछ 2 प्रश्न छोड़े हुए थे उनको, और इसके बाद जो प्रश्न है पाठ्यनिहित प्रश्न, उनको हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारा पहला पाठ्यनिहित जो प्रश्न है वो है हमारा 4.3। इससे पहले के 4.1, 4.2 जो चैप्टर के बीच के जो क्वेश्चन है वो हम आपको करा चुके हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 4.3। इसके अनुसार एक अभिक्रिया A + B से उत्पाद बन रहा है के लिए वेग नियम R = K A की घात 1/2 B की घात 2 दिया है, से दिया गया है, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो हमें क्या दिया है, सबसे पहले इक्वेशन दे दी कि A + B से हमारा क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। पहली बात यह है। अब हम कहें कि इसमें जैसे कि इसने इक्वेशन दे दी कि वेग की इक्वेशन, यानी कि अभिक्रिया का जो वेग है, जो वेग नियम से यह है K A, ये हमारी क्या किसको प्रदर्शित करती है, सांद्रता को प्रदर्शित करती है, A की, अभिकारक की, इसकी पावर है 1/2। और दूसरा अभिकारक B, इसकी सांद्रता कितनी 2 दे दी हमें। तो अब ये पूछ रहा है कि अभिक्रिया की कोटि, तो हम जानते हैं अभिक्रिया की कोटि बराबर, इनकी जो घातें होती है इनको जोड़ देते हैं, 1/2 + 2, तो कितना आ जाएगा, इसके नीचे 1 रख लें तो ये आ गया 2, और साथ में हमारा क्या आ गया 1 + 4, यानी कि 5/2। 5/2, या फिर आप क्या लिख सकते हैं 2.5
5 या 2/1/2। तो ये अभिक्रिया की हमारी क्या होगी, कोटि होगी। इस प्रकार से हम इसे हल करेंगे। अगला प्रश्न देखें इसी का, ये कहते हैं 4.4 है ये हमारा। इसके अनुसार अणु x का y में रूपांतरण द्वितीय कोटि की बल गति के अनुरूप होता है। ध्यान रखना, द्वितीय कोटि की बल गति अनुरूप होता है। यदि x की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए तो y के निर्माण होने में वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो समीकरण दे दी, x का y में रूपांतरण, सीधे x से क्या प्रदर्शित हो रहा है, y। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, लिखते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का जो वेग होता है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है कि अभिकारक क्या है, x। अब हमने कहा था इसकी जो घात है, यदि द्वितीय कोटि की है तो घात कितनी होगी, 2 होगी। ये हमने इसका सूत्र लिख लिया। अब उसने क्या कहा कि यदि अभिकारक की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए, तो मान लेते हैं इस वेग को मैं r से प्रदर्शित कर रहा हूं, r1 से, तो r1 बराबर k x की घात है 2। अब लिख लेते हैं यदि x की सांद्रता 3 गुनी कर दें तो, x की सांद्रता 3 गुना कर रहे हैं प्यारे बच्चों। यदि 3 गुना करेंगे तो इसका अर्थ है, अब की बार दर r2 ले लेते हैं, फार्मूला यही होगा k, x की जगह अब की बार लिखना है 3x। 3 गुनी करने का अर्थ है 3x, और पावर तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है तो 2 की 2 रहेगी। इसको लिखे क्या, ऐसे लिख सकते हैं r2 बराबर k, ये हमारा हो जाएगा 3 3 9, तो ये हमारा हो जाएगा 9 को हम बाहर लिख सकते हैं, और अंदर फिर से आ जाएगा x²। तो यहां मल्टीप्लाई का निशान लगा लीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई k, और ये हो गया x2। अब ये देखिए, ये हमारा किसके बराबर है, r1 के बराबर है। k x की घात 2, k x की घात 2 r1 के बराबर है, तो हम लिख लेंगे ये r2 बराबर 9, और इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, r1। तो इसका अर्थ है जब सांद्रता 3 गुनी करेंगे अभिकारक की, तो जो वेग होगा वो 9 गुना हो जाएगा। क्या लिख लेंगे, पहले का 9 गुना वेग होगा, पहले की अपेक्षा 9 गुना हो जाएगा, r1 का 9 टाइम्स हो जाएगा। इस प्रकार से इसे हल करेंगे। अब आगे देखें इसी में, अगला है पाठ्यनीति प्रश्न 4.5। इसको देखें। इसके अनुसार एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 1.15 गुणा 10 की घात -3 प्रति सेकंड है। इस अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा को घटाकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा। तो मेन बात हमें क्या ज्ञात करना है, टी को कैलकुलेट करना है। पहली बात क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखिए, इसने कहा प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। कौन सी है, प्रथम कोटि अभिक्रिया है, यह आपको पता होना चाहिए। इसी से आप क्या करेंगे, डिफरेंट फार्मूले यूज करते हैं। यदि शून्य कोटि की होगी तो अलग फार्मूला, प्रथम कोटि की होगी तो अलग फार्मूला। अब क्या कहा इन्होंने, वेग स्थिरांक दे दिया 1.15 गुणा 10 की घात -3, तो k बराबर दे दिया 1.15 गुणा 10 की घात -3, और साथ में हमें दे दिया मात्रक सेकंड इनवर्स है, मिनट नहीं है, सेकंड इनवर्स है। अब इस अभिक्रिया में अभिकारक 5 ग्राम से घटकर 3 ग्राम, यानी कि R0 की वैल्यू दे दी हमें 5 ग्राम, और R की वैल्यू दे दी 3 ग्राम। अब कैसे सॉल्व करेंगे, हम सीधे जानते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो अभिक्रिया का वेग होता है उसका सूत्र होता है वेग बराबर 2.303 डिवाइडेड बाय, हम लिख सकते हैं t, और यहां पर हमारा आ जाएगा, बल्कि वेग भी नहीं, कांस्टेंट k की वैल्यू होती है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t, साथ में आ जाएगा log, ये बेस 10 आएगा क्योंकि 2.303 है, और साथ में क्या आ जाएगा R0 अपॉन किसके बराबर R। ये फार्मूला कई बार यूज कर चुके हैं। अब आपको वैल्यूज रखनी है, हमें तो t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो t इधर ले जाइए, t बराबर 2.303 अपॉन k, साथ में आ गया log बेस 10 R0। R0 की वैल्यू कितनी है 5 ग्राम, तो लिख लिया 5। R की वैल्यू कितनी है 3, तो लिख लिया 3। अब इसको सॉल्व आपने करना है, तो t बराबर हमारा आ गया 2.303 अपॉन k, k की वैल्यू भी हमें दी है
1.15 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 यहां पर दी हुई है। लॉग इसका भाग दे दिया जाए 5 में तो 3 एकम 3 बच गया 2, 3 छिंग 18, फिर 3 छिंग 18 6 रिपीट होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका मान निकालना ये मैंने आपको कई बार बता दिया है, तो कैसे निकालेंगे? इसमें 16 का मान पहले 6 में निकालेंगे और फिर डिफरेंस टेबल में 7 में देखेंगे। तो लिखते हैं लॉग टेबल में 16 का मान 6 में और डिफरेंस उसी के आगे जो डिफरेंस टेबल में 7 में, डिफरेंस में 7 में। तो ये दोनों चीजें लेकर के हमें जोड़नी है। तो इसमें सीधे वैल्यूज देख लेते हैं। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, एनसीईआरटी के सबसे बैक पीछे की तरफ ये लॉगरिथम टेबल हमें दे रखी है। 16 का मान देखना है सबसे पहले 6 में, तो सीधे 16 का मान 6 में देखें तो यार हमारा पास आता है 2201, तो लिख लेते हैं 2201। अब 7 में 16 का मान 6 में देख लिया, अब 7 में हमने और देखना है, तो 16 का मान 7 उसी डिफरेंस टेबल में आगे जाते जाइएगा और ये मिलेगा हमारे को 18 तो 18 को यहां पर लग देंगे। यहां पर आपने क्या करना है, दोनों को जोड़ दीजिए, 8 और 1 9, 1 2 2 और इसके आगे 0 दशमलव ऐसे आपको खुद लगाना है। तो लॉग का इस पूरे के लॉग का मान इतना आएगा, तो क्या लिखेंगे t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 1.15 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई लॉग इसका मान कितना आया 0.2219, इतना मान आ गया। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो t का जो मान निकल के आएगा लगभग वो 444 सेकंड के बराबर आ जाएगा। 444 सेकंड के बराबर क्या आ जाएगा, इसका मान आएगा लगभग 443 पॉइंट समथिंग आएगा, जिसको हम 444 सेकंड ले लेंगे। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इसे क्या करेंगे, हल करेंगे। मेन स्टेप यहां पर यह था कि आपको लॉग का मान मुझे निकाल के बताना था, हर बार बता रहा हूं, अब तो आपको आ जाना चाहिए। तो ये मैंने बता दिया, बाकी ये कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं। एक और इसमें प्रश्न देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है SO2Cl2 की अपनी प्रारंभिक मात्रा की आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो अब इसको मैं यहां पर कर लेता हूं, चलिए थोड़ी यहां पे जगह है, तो ये आएगा 4.6। क्या कह रहा है, SO2Cl2 अपनी प्रारंभिक मात्रा की आधी मात्रा में वियोजित होने में, तो ये सीधा सीधा हमारे अर्धायु से संबंधित है। और अर्धायु का समय कितना दे दिया 60 मिनट, यानी कि T1/2 इज इक्वल टू दे दिया 60 मिनट, 60 मिनट दिया हुआ है। यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, तो कौन सी अभिक्रिया है, प्रथम कोटि। ध्यान रखिएगा आपको कोटि का पता जरूर होना चाहिए, क्योंकि सबके लिए अलग अलग फार्मूले, शून्य कोटि के लिए अलग, प्रथम कोटि के लिए अलग। प्रथम कोटि की है तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, k की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हम सीधे जानते हैं T1/2 बराबर होता है 0.693 अपॉन किसके बराबर होता है k। हमें k चाहिए, k को इधर, T/2 को इधर की ओर। तो लिखेंगे k इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 60। तो पहले आप इसको T/2 लिख लीजिए, आप कंफ्यूज ना हो, T1/2 और 0.693 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 60। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, जो भी आपका मान आएगा, क्योंकि ये मिनट में दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा पर मिनट आ जाएगा। इसकी आपने क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। काफी आसान है। यदि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गई इसकी थ्योरी, तो आपको न्यूमेरिकल करने में परेशानी नहीं होगी, बशर्ते आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मैं मैक्सिमम देखता हूं बच्चे थ्योरेटिकल वीडियो तो काफी देखते हैं, लेकिन जहां न्यूमेरिकल की बात आती है वो थोड़ा कतरा जाते हैं। उनको लगता है शायद ये काम की चीज नहीं है, पर प्यारे बच्चे बहुत काम की है। क्यों है, मैंने कई बार आपको रिपीट करा है कि एनसीईआरटी में जो चीजें आपके, जो टॉपिक्स में किन्हीं में डाउट रह जाते हैं, यदि उनसे रिलेटेड आप एग्जांपल्स या न्यूमेरिकल करेंगे, पीछे अभ्यास के प्रश्न करेंगे, तो वो सारे डाउट्स आपके वहां दूर हो जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये दोनों थ्योरी और न्यूमेरिकल एक दूसरे के पूरक हैं। एक चीज आपको समझ में आ गई और दूसरी भी आपने कर ली, तो समझ लीजिए आपका टोटल कंप्लीट हो गया। तो मुझे लगता है आज के टॉपिक काफी आसान थे,
यदि आपके कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।